नमस्कार दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीट, सीटेट, यूपीटेट, एचटेट, किसी भी राज्य की थर्ड ग्रेड भर्ती हो, टेट भर्ती हो, इसके अलावा जो भी हिंदी विषय को लेकर प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन सभी के लिए हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसकी पहली क्लास के अंदर हमने भाषा एवं वर्ण विचार के बारे में देखा था। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा विकारी व अविकारी शब्द। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम शब्द विचार के नाम से भी जानते हैं। इसी टॉपिक को कहा जाता है शब्द विचार। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा और एक एक जानकारी यहां से एकत्रित करेंगे। जैसे कि विकारी की अगर हम बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आते हैं इसमें, और अविकारी के अंतर्गत आते हैं आपके अव्यय। दोस्तों, तो इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन आज की इस क्लास के अंदर रहेगा। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हिंदी व्याकरण के साथ आपको शिक्षण विधियां भी यहां पर कंप्लीट करवाई जाएगी। संपूर्ण कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको जो नोट्स है वो इसी प्रकार जो आज हम यहां पर अध्ययन करेंगे, यही नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों, तो चलते हैं क्लास की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। बात हम करेंगे सबसे पहले शब्द विचार की मित्रों, क्योंकि टॉपिक है हमारा शब्द विचार, जिसमें जो विकारी और अविकारी शब्द है वो आएंगे। दोस्तों, तो देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दोस्तों, इसमें शब्द अनेक वर्णों के मेल से बनता है। जब एक वर्ण से कभी शब्द का निर्माण नहीं होगा, वो वर्ण होगा। जैसे ही दो वर्ण मिल जाएंगे, तीन वर्ण मिल जाएंगे, चार वर्ण मिल जाएंगे, पांच वर्ण, इस प्रकार कितने भी वर्ण मिलकर क्या कर सकते हैं, एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा राम। अब यहां पे देखिए आप कितने वर्ण मिल रहे हैं, ये वर्ण मिलकर क्या बना है, एक शब्द मिला है। दोस्तों, जैसे हम सर्वनाम होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, ये क्या है, आपके शब्द होते हैं। दोस्तों, रचना या उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को तीन भेद किए गए हैं। अब ये तीन भेद है कौन से, एक रूढ़ शब्द है, एक यौगिक शब्द है, एक योगरूढ़ शब्द है। इनके बारे में हम देखते हैं मित्रों। ये रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर है मित्रों, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो होंगे, विकारी व अविकारी, जिनके बारे में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। पहले देख लेते हैं रचना के आधार पर जो तीन भेद इसके बताए गए। ये देखिए मित्रों, आपके तीनों एक ही लाइन के अंदर देखिए। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं तथा इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है, तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी प्राणी हो, जिसका एक निश्चित, अनिश्चित यानी कि बहुत पहले से एक शब्द है जो काम में हम ले रहे हैं और रेगुलर उसी को हम काम में लेते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर उसका हम टुकड़े कर दे उसका, तो फिर उसका कोई अर्थ है वो प्रकट नहीं होता है और उसका अन्य अर्थ भी नहीं होता है। उन शब्दों को कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे देश की बात करें, गाय की बात करें, पेड़ है, स्त्री है, ये क्या है, रूढ़ शब्द है। दोस्तों, ये शब्द है जो अनिश्चित कालीन, बहुत पहले से क्या करें, एक ही अर्थ के लिए इनको प्रचलित है। दोस्तों, विशिष्ट अर्थ या एक ही अर्थ के लिए इनको प्रचलित किया जा रहा है। बात करें यौगिक शब्द, वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, इसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय में बनते हैं। जैसे विद्यालय शब्द, एक विद्या प्लस आल्य, दो से मिलकर बना है, संधि के द्वारा बना है। तो देखिए इसके अंदर जैसे शिवालिक है, हर रोज है, चाय वाला है, राष्ट्रपति है, ये सभी यौगिक शब्द होते हैं मित्रों। ये क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। अब आगे हम बात करें योगरूढ़ शब्द की। यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो यौगिक शब्द होते हैं
ये जो खंड है, जैसे यहां पर हम बात करें राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तो ये अपने जो खंड है उससे जो उत्पन्न अर्थ है उसको तो छोड़ देते हैं और अगर अन्य अर्थ को वहां पर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए दशानन, दशानन का हम अगर अन्य अर्थ निकाले तो क्या निकलता है? रावण। ये विशेषण के अर्थ में निकलता है। हिमालय, जलज, जलद, मुरारी, त्रिनेत्र आदि। अगर इनका अगर हम अन्य अर्थ निकालते हैं तो वहां पर जो हम काम लेते हैं वो होते हैं योग रूढ़ शब्द दोस्त। तो रचना या उत्पत्ति के आधार पर जो हमने शब्द देखे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम बात करेंगे मित्रों, वो बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद माने गए, विकारी व अविकारी दोस्तों। विकारी कौन से होते हैं? वे सब जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, काल के आधार पर, जैसे काल बदलेगा, जैसे पुरुष बदलेगा, जैसे वचन बदलेगा, जैसे लिंग बदलेगा, इनके साथ जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, क्रिया शब्द है, विशेषण शब्द है, ये क्या बदल जाते हैं दोस्तों। और अविकारी शब्द वे होते हैं, वे सब जो लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम अविकारी शब्द है कहते हैं दोस्तों। और इसके अंदर क्या आएंगे? आपके अव्यय वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द है विकारी व अविकारी। और टॉपिक का नाम क्या था आपके? विकारी और अविकारी शब्द मित्रों। यहां से जो इतनी दूर तक जो क्लास पर आए हैं साथियों, ये नॉर्मल जानकारी थी आपके शब्द विचार की। जो आपका टॉपिक है विकारी और अविकारी वो यहां से शुरू होगा। अगर यहां तक आ गए तो इस क्लास को जरूर अटेंड करें। और हिंदी व्याकरण की गारंटी लेता हूं कि जो क्लासें लेकर आऊंगा, अगर आपने सभी क्लासें ले ली तो आपका 1% कटना भी नामुमकिन हो जाएगा दोस्तों। चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले संज्ञा शब्दों की। विकारी है मित्रों, तो पहले विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण देखेंगे, फिर अविकारी के अंदर हम देखेंगे अव्यय शब्द दोस्तों। संज्ञा शब्द दोस्तों देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी भाव, अवस्था, गुण या दशा आदि के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। आपने कक्षा 4 में यह परिभाषा पढ़ ली, 5 में यह पढ़ ली, 6 में पढ़ ली, इस प्रकार आप कक्षा 12 तक यह परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। सभी को पता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, अवस्था, दशा आदि का नाम का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, किसी का नाम दोस्तों। जैसे राम घर जाता है, सेब में मिठास है। यहां पर राम क्या है? व्यक्तिगत नाम है। सेब एक फल का नाम है दोस्तों। तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है दोस्तों। अभी यहां से आपको समझ में नहीं आया कि संज्ञा है क्या चीज। जो नए साथी है जिन्होंने बहुत कम पहले पढ़ा है संज्ञा के बारे में, उनको दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत आपकी कंप्लीट होगी जब ये तीनों प्रकार पढ़ेंगे। यहां पर आपको जिन शब्दों से, अगर ऐसा कोई शब्द आपको दिया गया जिससे किसी स्थान हो, किसी व्यक्ति हो, किसी प्राणी हो, कोई गुण हो, कोई दशा हो, उसके बारे में जानकारी मिले तो उसको मान लेना वो क्या है? संज्ञा है दोस्तों। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। सबसे पहले हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। देखिए मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक वस्तु अथवा एक व्यक्ति का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वस्तु या व्यक्ति का बोध, व्यक्ति से नाम से पता चल जाएगा आपको। व्यक्तिवाचक यानी जहां पर व्यक्ति का बोध हो, जहां पर व्यक्ति का बोध हो दोस्तों। जैसे ये इतने उदाहरण लेकर आया हूं मैं। ये देखिए, स्त्री पुरुषों के नाम हो, देवी देवताओं के नाम हो, देशों के नाम हो, राज्यों के नाम हो, खाड़ी व झीलों के नाम हो, महाद्वीपों के नाम हो, ऐतिहासिक दरवाजे और खिड़कियां उनके नाम हो, दुर्ग व किलों के नाम हो, भाषाओं के नाम हो, उपाधि व पुरस्कारों के नाम हो, सरकारी योजनाओं के नाम हो, खेलों के नाम हो, जिले, तहसील, गांव के नाम हो, पठार व मैदानों के नाम हो, दिशाओं के नाम हो, नदियों व पहाड़ों के नाम हो, समाचार पत्रों के नाम हो, चौकों के, त्योहारों के नाम हो या ऐतिहासिक युद्धों के नाम हो। जैसे कि आपको मिल गया राधा,
या विष्णु या भारत या पाकिस्तान या पंजाब या बंगाल की खाड़ी या एशिया या इंडिया गेट। इंडिया गेट क्या है? ऐतिहासिक दरवाजा है। रणथंबोर दुर्ग क्या है? दुर्ग है। जनधन योजना ये क्या है? एक सरकारी योजना है। क्रिकेट ये क्या है? खेल है। तो जो यहाँ पे आपको ये मिल रहे हैं ना, लगभग ये आसपास होंगे 20 के आसपास। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपको नाम मिले, जैसे हम त्यौहार की यहाँ पर बात करते हैं और त्यौहार में नाम आ जाता है होली, क्या आ गया? होली। तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं बात करूँ पहाड़ों की और नाम आ जाए आपके सामने अरावली। अरावली क्या है? क्या है मित्रों? पहाड़ी श्रृंखला है एक। तो ये क्या आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं यहाँ पर बात करूँ दिशाओं की और नाम आ जाए आपके सामने पूर्व, तो पूर्व क्या है? एक दिशा है, मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो शायद समझ में आ गया होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो यहाँ पर लेकर आया हो इनसे अलग नहीं बनता है। ये सब कुछ इस मैटर में है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ रेड कलर से। देखिए, अगर इनसे रिलेटेड आपको नाम मिले तो उसके अंदर हमेशा के लिए क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। 2 नंबर पे हमारी संज्ञा का जो भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। प्राणियों एवं पदार्थों की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। चाहे प्राणी हो, चाहे व्यक्ति हो या पदार्थ हो, उनकी अगर संपूर्ण जातिवाचक यानी पूरी जाति का बोध कराए तो उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे दोस्तों। जैसे देखिए, पशु पक्षियों के नाम, जैसे आपको मिल गया तोता। अब यहाँ पे तोता ये अपनी संपूर्ण तोता जाति के बारे में बोध करा रहा है। आगे देखिए, पेड़ों व फलों के नाम। अब पेड़ों फलों में मैंने यहाँ पे लिख लिया केला। तो यहाँ पे केला एक के थोड़ा है, केला है वो पूरी केला जाति का बोध करा रहा है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जिनके अंदर हम कुर्सी नाम ले लें तो कुर्सी हो, जैसे घड़ी है, जैसे टेबल है, जैसे कलम है, आप कलम से लिखते हैं। तो ये क्या? संपूर्ण जाति का बोध कराती है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे मैंने नाम ले लिया यहाँ पे भूकंप का या तूफान का या आंधी का, तो ये क्या है? एक संपूर्ण जाति का बोध कराती है। शरीर के अंग, कोई सा भी अंग उठा लो, जैसे मैंने बोला नाक, मैंने बोला कान, मैंने बोला दांत, तो एक दांत है तो ये पूरी जाति का बोध कराता है दांत। सामाजिक संबंध, भाई बहन, माता पिता, काका काकी, तो ये क्या? एक जो पूरी जाति है, जैसे हमने नाम लिया भाई बहन, तो ये पूरी जाति का बोध कराता है। पदों का, जैसे पदों की हम बात करें, जैसे हम बात कर ले प्रोफेसर, कलेक्टर। एक कलेक्टर है तो कलेक्टर पूरे जितने कलेक्टर हैं उनकी पूरी जाति का बोध कराता है। प्रोफेसर पूरे प्रोफेसरों का बोध कराता है। मंत्री पूरे मंत्रियों का बोध कराता है। संपूर्ण वर्ग या जाति के नाम, संपूर्ण वर्ग या जाति के नाम दोस्तों। इसके अलावा जैसे आपको मिल जाए नगर। अब नगर क्या है? नगर एक पूरे नगरों का बोध करा रहा है। पूरे नगरों का क्या करवा रहा है? यहाँ पे बोध करवा रहा है। सिर्फ आपको मिल गया देश लिखा हुआ, देश। ये देश मित्रों आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा। यहां पे अगर देश की जगह भारत लिखा हुआ होता ना तो क्या होता? आपका व्यक्तिवाचक होता। ये तो भारत तो व्यक्तिवाचक, लेकिन देश है ना, ये क्या? जाति, जातिवाचक। कारण क्योंकि देश पूरे देशों की जाति का हमें बोध करा रहा है। इसी प्रकार आपको मिल गया पहाड़ लिखा हुआ। अब यहां पे पहाड़ क्या है? जैसे ये पहाड़ है, अब विंध्याचल पर्वत मैंने ये बोला या पहाड़ी मैंने लिख दिया, तो पहाड़ी या पहाड़ है, ये क्या करवा रहे हैं हमें? ये पूरे के पूरे पहाड़ों की जाति का हमें बोध करा रहे हैं दोस्तों। तो वहां पर क्या होगा? आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। मित्रों, जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार माने गए हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा। प्राणियों के अथवा पदार्थों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। प्राणियों के या पदार्थों के समूह का बोध कराए, जैसे एक सभा है, जैसे एक गुच्छा है, जैसे एक गिरोह है, जैसे एक गटर है। ये एक संज्ञा का बोध कराते हैं हमें। जातिवाचक है जो एक जाति के बारे में बोध कराते हैं, और जाति के अंदर समूह का बोध कराने वाली संज्ञा, जाति के अंदर समूह का बोध कराने वाली संज्ञा होगी समूहवाचक। ये 2 प्रकार की होती है। फिर एक होती है प्राणियों का समूह जो सजीव से संबंधित है, एक पदार्थों का समूह जो किसे निर्जीव से संबंधित है। जैसे कोई सभा हो रही है, कोई दल है, कोई गिरोह है, कोई झुंड है, कोई परिवार है, कोई समाज है। ये क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है।
इसके अलावा पदार्थों की बात करें तो ढेर किनका होता है? निर्जीवों का। गुच्छा किनका होगा? निर्जीवों का होगा। गट्टर किसका होगा? निर्जीवों का होगा। तो ये किस में आएंगे? निर्जीवों के अंदर। दूसरा जो हमारे जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है वो है द्रव्यवाची, या इसको ही हम बोलते हैं पदार्थवाची संज्ञा। नाप तोल के पदार्थों अथवा वस्तुओं का बोध कराने वाली संख्या द्रव्यवाची संख्या होती है। नाप तोल का जो संख्या हमें बोध कराए वो होगी द्रव्यवाची या पदार्थवाची संख्या। देखिए, धातु व खनिज पदार्थ है उनमें जैसे सोना, चांदी, तांबा, डीजल, पेट्रोल आते हैं। खाद्य पदार्थों में जैसे दूध, दही, छाछ है, इनका नाप कराना हो तो ये किस में आएंगे? आपके द्रव्यवाची या पदार्थवाची संज्ञा के अंदर आएंगे। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। तीसरा जो प्रकार बनता है वो बनता है भाववाचक संज्ञा। भाव, अब देखिए भाववाचक पदार्थों में एवं प्राणियों में पाए जाने वाले गुण, दोष, भाव, अवस्था, धर्म अथवा व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। मित्रों, पदार्थों में एवं प्राणियों के अंदर, चाहे पदार्थ हो चाहे प्राणी हो, उसके अंदर जो गुण है, जो उसका दोष है, जो उसका भाव है, जो उसकी अवस्था है, जो उसका धर्म है, जो उसका व्यापार है, इनका अगर बोध कराती है तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। वह बहुत ही सुंदर है या राम सुंदर है, तो यहां पे सुंदर क्या है? उसके भाव का बोध करा रही है। इसी प्रकार देखिए, जैसे लंबाई मिले, सुंदरता मिले, थकावट मिले, मिठास मिले, बचपन मिले, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। अब मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके सामने, वो आती है ये, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भाववाचक संज्ञा पढ़ते लगाकर 5 प्रकार से बनाई जाती है, और बहुत कम जगह ये क्लासें आपको मिलेगी, और YouTube पे इतनी विस्तृत, और वो भी आपको बिल्कुल फ्री क्लासें हैं जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। देखिए, भाववाचक संज्ञा है जो पढ़ते लगाकर 5 प्रकार से बनाई जाती है, जिनमें पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मित्र क्या है? मित्र एक जाति का बोध करा रहा है। अब इसके साथ हमने ता क्या लगा दिया? पढ़ते तो क्या बन गया? मित्रता। मित्रता क्या है? मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। प्रभु, प्रभु यानी जितने भी भगवान है उनका बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है। इसके साथ हमने ता पढ़ते लगाया तो बन गया प्रभुता, और प्रभुता क्या हो गई? आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार तवे पढ़ते लगाते तो पशु, जातिवाचक से पशुत्व है, भाववाचक हो गया। मनुष्य, जातिवाचक से मनुष्यत्व है, ये क्या हो गया? आपका भाववाचक हो गया। पन पढ़ते लगाने से लड़का है, जिससे लड़कपन जातिवाचक बन गया, भाववाचक बन गया, लड़कपन भाववाचक। बच्चा, जातिवाचक से बचपन क्या बन गया? भाववाचक बन गया। ए पढ़ते लगाने से शिशु से शेषव भाववाचक बन जाता है। गुरु से गौरव भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ई पढ़ते लगाने से भक्त से भक्ति बन गया है, मुक्त से मुक्ति बन गया है। ई पढ़ते लगाने से नौकर से नौकरी बन गया है, चोर से चोरी भाववाचक संज्ञा बन गई है। आपा लगाने से बूढ़ा, जाति, बूढ़ा क्या है? एक जाति का बोध करा रहा है, और बूढ़ापा भाववाचक संज्ञा बन गया है। बहन एक जाति का बोध करा रहा है, लेकिन बहनापा, आपा लगाने से बहनापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो पहला भाववाचक संज्ञा है पढ़ते लगाकर हम बनाते हैं, उसमें पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। दूसरा आएगा, वो आएगा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, अपना, अहम, सर्व, ये क्या है? निज, पराया, ये सर्वनाम है। अब देखिए, हमने त्वय पढ़ते लगाया, किसके साथ? अपना के साथ, तो अपनत्व, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निज के साथ हमने क्या लगाया? त्वय, तो निजत्व, ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अपना के साथ हमने पन पढ़ते लगाया तो अपनापन भाववाचक संज्ञा। पराया के साथ हमने पन लगाया तो परायापन क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। कार पढ़ते लगाते हैं, कार पढ़ते लगाए तो अहम के हमने कार पढ़ते लगाया तो अहंकार बन गया, क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, स्व पढ़ते लगाते हैं तो सर्वे के साथ सर्वस्व, ये क्या बन गया? आपका भाववाचक संज्ञा। पहला था जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, अब आया सर्वनाम से भाववाचक। तीसरा है वो है विशेषण से भाववाचक, जैसे आई, सांप से सफाई भाववाचक बना है, बुरा से बुराई भाववाचक बना है। आस पढ़ते लगाने से खट्टा से खटास बना है, मीठा से मिठास बना है। ता पढ़ते लगाने से उदार से उदारता, उदारता क्या है? एक भाव बता रहा है, गुण बता रहा है।
सरल से सरलता, भाववाचक संज्ञा बन रहा है। यह प्रत्यय लगाए तो सुंदर के साथ लगाए तो सौंदर्य। एक तो सुंदर है, सुंदर तो क्या विशेषता बता रहा है, जबकि सौंदर्य ये क्या एक भाव है, गुण है। सवस्ते सवास्ते, पन लगाने से खट्टा है, खट्टा तो विशेषण है, जबकि खट्टापन ये भाववाचक बन गया। पीला है ये तो विशेषण है, जबकि पीलापन ये भाववाचक संज्ञा है। तो वह प्रत्यय लगाए तो वीर है ये विशेषण है, जबकि वीरत्व है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ई प्रत्यय लगाते हैं तो लाल से लाली बनता है, लाल से लाली दोस्तों। चौथा प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, वो बनती है क्रिया से। जैसे खेलना के साथ हमने अ प्रत्यय लगाया तो खेल बन गया। जीतना क्रिया है, इसके साथ अ प्रत्यय लगाया तो जीत बन गया। हंसना क्रिया है, इसके साथ ई प्रत्यय लगाया तो हंसी बन गया, भाववाचक संज्ञा। पढ़ना के साथ आई प्रत्यय लगाया तो पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा बन गया। लिखना के साथ हमने आई प्रत्यय लगाया तो लिखाई बन गया, भाववाचक संज्ञा। आवट, बनाना के साथ अगर हमने आवट, बनाना क्रिया है, इसके साथ आवट प्रत्यय लगाया तो बनावट बना, जो क्या है, भाववाचक है। थकना है, थकना क्रिया है, इसके साथ हमने आवट प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, थकावट बन गया। आव की अगर हम बात करें, चुनना, चुनना क्रिया है, इसके साथ अगर हमने आव लगाया तो क्या बन गया, चुनाव, चुनाव क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आहट, आहट प्रत्यय लगाते हैं हम घबराना के साथ, घबराना क्रिया है और इसके साथ आहट प्रत्यय लगाया तो घबराहट बन गया। गुनगुनाना, इसके साथ अगर हमने आहट प्रत्यय लगाया तो गुनगुनाहट, ये क्या बन गया, भाववाचक बन गया। तो क्रिया से भाववाचक। और पांचवा जो है वो है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय के साथ अगर हम कोई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए, जैसे ऊपर क्या है अव्यय, इसके साथ ई प्रत्यय हमने लगाया तो ऊपरी, ऊपरी क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। दूर के साथ ई प्रत्यय लगाया, दूरी, भाववाचक संज्ञा बन गया। समीप के साथ हमने ई प्रत्यय लगाया तो सॉरी ये प्रत्यय लगाया तो क्या बना, सामीप्य बन गया। सामीप्य क्या है, भाववाचक संज्ञा है। परस्पर, परस्पर के साथ अगर हमने क्या लगा दिया, इक प्रत्यय तो पारस्परिक, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। व्यवहार के साथ इक प्रत्यय लगाया तो व्यवहारिक, भाववाचक संज्ञा है। निकट के साथ ता प्रत्यय लगाया तो निकटता, निकटता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शीघ्र क्या आपका अव्यय, और अव्यय के साथ ता लगाया तो शीघ्रता, शीघ्रता क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। तो मित्रों यहां से आपको डीपली क्वेश्चन मिल सकता है, चाहे जातिवाचक संज्ञा से हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, चाहे अव्यय हो, इनसे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। और इसी के साथ हमारा संज्ञा टॉपिक कंप्लीट होता है। मित्रों जो हमारी क्लास रहती है, एक बार में समझ में ना आए तो समय निकालिए, दूसरी बार देखिए। लगभग हिंदी व्याकरण के मैं लूंगा आपकी से 20 से 22 घंटे, 20 से 22 घंटे की क्लासें लेकर आऊंगा, जिसके अंदर कंप्लीट हिंदी व्याकरण आपकी तैयार होगी। कहीं सा भी एग्जाम देकर देख लेना, अगर आपने डिटेल से हमारे साथ पढ़ाई की है तो आपका पर्सन नहीं छूटेगा। यह नहीं है कि आपने एक क्लास ले ली दूसरी मिस कर दी कि सर आप तो लंबी क्लास लेकर आते हैं। मित्रों लंबी क्लास से नहीं लेकर आता था, लेकिन मेरा मिशन है कि अगर 20 या 30 नंबर की व्याकरण आए या 20 नंबर की व्याकरण आए तो आपके 19 ही नहीं, पूरे के पूरे कितने आए, 20 आए दोस्तों। इसलिए संज्ञा के बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, वो आएगा आपका सर्वनाम। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वनाम कहा किसको जाता है। वे सब जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं मित्रों। अथवा वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति या आवर्ती दोष को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे विष्णु विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है। एक तो ये वाक्य, एक इसको मैं बोलूं विष्णु विद्यालय जाता है, विष्णु वहां पढ़ता है, ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा, विष्णु विद्यालय जाता है वह वहां पढ़ता है, अच्छा तो यही वाक्य लग रहा है ना मित्रों। यहां पर जो पुनरावृत्ति विष्णु की हो रही थी वह की जगह, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, विष्णु की जगह वह लगा दिया। ये वह क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया दोस्तों। रमेश ने कहा कि वह गीत गा रहा है, एक तो ये वाक्य, एक बनता रमेश ने कहा कि रमेश गीत गा रहा है, समझे मित्रों। तो यहां पे देखिए रमेश की जगह हमने क्या लगा दिया, वह। ये वह क्या आपका सर्वनाम है दोस्तों, आया समझ में। अब देखिए मित्रों बात करते हैं हम सर्वनामों के प्रकारों की। सर्वनाम है हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ट्रिक आपके सामने दी गई है। एक पुरुष पुरुषवाचक, निज निजवाचक, पर्सन पर्सनवाचक,
के संबंध संबंधवाचक, में निश्चय निश्चयवाचक और अनिश्चय अनिश्चयवाचक की स्थिति में फंस गया। एक पुरुष निज पर्सन के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। 6 के 6 जो सर्वनाम के भेद है वो आपके सामने यहां पर आ जाते हैं दोस्तों। अब चलिए मित्रों, ये 6 भेद आपके सामने में लेकर आ गया हूं। अब एक एक भेद को हम अध्ययन करते हैं विस्तृत। सबसे पहले आपका आएगा, वो आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए, आप सुन रहे तो आपके लिए, या हम दोनों के अलावा किसी तीसरे के लिए हम कोई शब्द यूज करते हैं तो उनको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो गए, एक मेरे लिए, एक आपके लिए और एक तीसरे के लिए। तो ये देख लिए 3 ही इसके भाग है। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। जैसे मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हमको, ये मैं सभी मेरे लिए ही कर रहा हूं ना प्रयोग। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसमें बोलने वाला खुद, अगर मैं बोल रहा हूं अभी तो मैं मेरे लिए प्रयोग करूंगा दोस्तों। मैं अपने गांव गया, मैं मेरी बात कर रहा हूं इसमें, मैं अपने गांव गया। हम बाजार जाएंगे, हम में मैं भी तो हूं ना, तो हम बाजार जाएंगे। दोनों वाक्यों में आपको मैं और हम दिखाई दे रहे हैं और दोनों के दोनों में मेरे लिए प्रयोग कर रहा हूं। मतलब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब क्वेश्चन देखिए, यहां से सीधा मिल गया आपको। प्रश्न है कि मैं कल आ रहा हूं, मैं कल आऊंगा, यह प्रश्न आपके सामने। अब आपको नीचे इसके डेस लगा दिया, रेखांकित कर दिया। रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अब नीचे दे दिया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए, बन गया ना क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। तो मैं कल आ रहा हूं, मेरे लिए ही प्रयोग कर रहा हूं, मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा जो प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वो है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जबकि मैं अभी आप ये प्रयोग करूं तो आपके लिए अगर मैं कुछ प्रयोग करूं तो वो क्या होंगे, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हें, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, अपना, आपको, अपने, ये सभी मैं आपके लिए प्रयुक्त कर रहा हूं। किनके लिए, आपके लिए दोस्तों। और ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक। जैसे तुम बहुत अच्छा बजाते हो या तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, ये बात करते हैं, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। तो तुम मैं किसके लिए प्रयोग कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं ना मैं प्रयोग। तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक। अब यहां पे देखिए, आप सबके लिए पूजनीय, मैं ये बोलूं कि आप सबके लिए क्या है, पूजनीय। तो आप सामने वाले के लिए प्रयोग कर रहा हूं मैं, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति है वो किसी अन्य, मैं और आप जो सुन रहे मेरे को, अगर हम दोनों किसी अन्य के लिए, किसी और के लिए कोई जो सर्वनाम शब्द यूज करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, यह है, वह है, ये, वे, इसका, उसका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनको, उसको, ये सभी। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। ना तो आपको ना मेरे को, किसी तीसरे को, ये ना गलती का एहसास। उन्हें मतलब ना तो आपको है ना मेरे को है, किसी और को है। तो उन्हें क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो सर्वनाम का पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, ये देख लिया हमने। अब चलिए 2 नंबर पे आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, इसे क्या कहते हैं, वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं के निश्चय का बोध कराते हैं। निश्चित बोध कराएं, जो है उसका है, जो है उतना है। अगर फिक्स कोई मात्रा बताए, फिक्स कोई चीज बताए या निश्चितता का बोध कराए, उसी को कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों।
ये है, वह है, ये, वे, इस, उस। देखिए ये मेरा घर है, मैं बोल रहा हूं ये मेरा घर है मित्रों, या आप बोल रहे हैं, आप में से कोई ये बोल रहा है कि ये मेरा घर है, मतलब आप एक निश्चित बता रहे हैं कि ये मेरा ही घर है, किसी और का नहीं है। तो यहां पे एक निश्चितता का बोध हो रहा है। वह आपका पुत्र है, मैं आपसे बोलूं कि वह आपका पुत्र है, तो उसके अंदर आपको पता है कि हाँ वो मेरा पुत्र है, तो ये क्या एक निश्चितता का बोध करा रहा है। जहां पर एक निश्चितता का बोध होगा वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। तीसरा प्रकार है सर्वनाम का, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए आने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, इनके लिए जो सर्वनाम शब्द आते हैं उनको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ आदि, मतलब समझिए जहां पर अनिश्चितता हो। कोई गा रहा है, ना तो आपको पता ना मेरे को पता गा कौन रहा है, कोई निश्चितता है आपको? अगर मैं बोलूं कि हाँ सुरेश गा रहा है तो हमें पता चल गया कि निश्चयवाचक हो जाएगा वो तो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कोई गा रहा है, अब पता मेरे को भी नहीं है गा कौन रहा है कौन, वो मेरे को पता नहीं है। तो यहां पे क्या, कोई क्या है? निश्चयवाचक। राम कुछ खा रहा है, ये तो हमें पता है कि राम खा रहा है, लेकिन खा क्या रहा है वो हमें पता नहीं है। राम कुछ खा रहा है, तो कुछ का मतलब अनिश्चय है आपका, तो यहां पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। चौथा प्रकार है सर्वनाम का पर्सनवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो पर्सन का बोध कराते हैं या वाक्य को पर्सनवाचक बना देते हैं उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि। जहां पर पर्सन का बोध कराए, जहां पर पर्सन बना दे, जो वाक्य हम पढ़े और उसमें ऐसे सर्वनाम शब्द आ जाए जिससे वाक्य क्या बन जाए? पर्सनवाचक बन जाए, तो वो क्या होगा? आपका पर्सनवाचक सर्वनाम होगा। देखिए कौन आने वाला है, अब आने वाला तो है लेकिन कौन है यह पता नहीं। कौन लगते ही ये क्या बन गया? पर्सनवाचक। वह क्या लाया है, आप पूछ रहे हैं कि वह क्या लाया है, अब क्या का मतलब पर्सनवाचक बना दिया आपने वाक्य। तो जो पर्सन, कौन, क्या, किसे, किसने, कब, ये सभी क्या है? पर्सनवाचक होते हैं। अब देखिए कौन है ये सजीव के लिए, जबकि क्या है ये निर्जीव के लिए। कौन आने वाला है, वह क्या लाया है। कौन हमेशा सजीव के लिए प्रयुक्त होगा और क्या हमेशा निर्जीव के लिए है, जो पर्सनवाचक में प्रयुक्त होता है दोस्तों। पांचवां जो सर्वनाम का भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है संबंध दर्शाने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने में किया जाता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं। प्रधान वाक्य पढ़ेंगे ना, वहां पर आ जाएंगे आपके प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य क्या है। तो कहने का मतलब जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, तो संबंध जोड़ रहे हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हो वह, जो सो, जिसे, जो जैसा, जैसा जैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिसे वही, जिसे उसे, तेती जेती, जैसी वैसी, जिसने उसने आदि। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो सो, ये रहा जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, अच्छा करोगे अच्छा भरोगे, बुरा करोगे बुरा भरोगे। समझे मित्रों? संबंध जोड़ रहा मतलब संबंधवाचक है। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। ये देखिए जितना उतना, तो जितनी लंबी आपकी चादर है उतने ही पैर फैलाओगे आप, पसारोगे तो अच्छा रहेगा। संबंध बता रहा है ना, तो यह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वही चीज है दोस्तों। देखिए मैं, आप, हम, स्वयं, खुद आदि। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, या जब हमने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम पढ़ा था, तो वहां पर वाक्य क्या बनाया था? मैं अपने गांव गया।
अब यहां पे क्या है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो वही चीज है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, वही निजवाचक सर्वनाम बनता है दोस्तों। कर्ता खुद के लिए जो शब्द प्रयुक्त करता है उन्हीं को निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हम खुद ही इधर आ गए, हम इसमें कर्ता खुद आ गया इधर, यह है निजवाचक सर्वनाम। तो संज्ञा के बाद सर्वनाम। अब आगे हम चलते हैं विशेषण की ओर। विशेषण नाम से ही पता चल रहा होगा विशेषण किसे कहते हैं, लेकिन अभी दो टॉपिक हुए हैं, विशेषण और अव्यय, दो चीज हमारी विकारी व अविकारी में बचे हुए हैं। ये आपके विकारी का अंतिम है, इसके बाद अविकारी रहेगा आपका अव्यय। कमेंट करके बताते रहे मित्रों कि क्लास आपको सच में कैसी लग रही है। अगर लंबी लग रही है, आप ये चाहते हैं कि मैं छोटे 2 भाग या 3 भागों में एक टॉपिक कराऊं, तो वो भी कर लेंगे मित्रों, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जानकारी आप कमेंट करके मेरे को देते रहे। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं विशेषण। तो विशेषता बताने, चाहे संज्ञा शब्द हो, जैसे राम लिखा हुआ है उसकी कोई विशेषता बता रहा है, या सर्वनाम यानी मैं लिखा हुआ में इसकी कोई विशेषता बता रहा है, उनको क्या कहेंगे हम, विशेषण कहेंगे दोस्तों। जैसे दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें, तो पुस्तकों की विशेषता कुछ, आदमी की विशेषता दुबला, ये क्या है, विशेषताएं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहां पर हम देखें कि दुबला आदमी, विशेषता किसकी बताई जा रही है, आदमी की, तो आदमी क्या होगा आपका, आदमी होगा आपका विशेष्य दोस्तों। यह विशेषण शब्द, यदि विशेषण शब्द विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है, विशेषण यानी जो विशेषता हम बताइए हमने किसी की, जैसे यहां पे काला, ये क्या है, विशेषण है, विशेष्य है घोड़ा। अगर विशेषण है जो विशेष्य यानी घोड़ा से पहले आ रहा है तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। ये विशेषण है, ये आपका विशेष्य है, काला घोड़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विशेषण विशेष्य बोलेंगे। लेकिन अगर यदि विशेषण विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होता है, विशेषण है जो विशेष्य के बाद में आए, ये देखिए आपका, ये क्या है मित्रों, घोड़ा, क्या है, विशेष्य है, बाद में क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है, तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण इसको कहा जाता है दोस्तों। विशेषण है जो 4 प्रकार के होते हैं, ट्रिक देख लो इनकी। सास के पग दो, सास से सार्वनामिक विशेषण, अगले से संख्यावाचक विशेषण, आगे हैं आपके पैसे हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, और आगे है गै से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो सास के पग दो, 4 प्रकार के विशेषण के प्रकार याद करने की ये क्या आपकी ट्रिक है दोस्तों। सास के पग दो, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और गुणवाचक। अब चलिए मित्रों, विशेषण हम पढ़ रहे हैं तो इनके चारों भेद भी हम देख लेते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, जिसको हम संकेतवाची विशेषण के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। देखिए, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के साथ यानी संज्ञा के पूर्व उसी संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं मित्रों। यहां पर एक वाक्य दिया गया है, वह मोहन पढ़ रहा है। मैं वाक्य लिख रहा हूं 3 यहां पे। पहला है मोहन पढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, मोहन पढ़ रहा है। दूसरा है वह पढ़ रहा है। अब देखिए, पहला है मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, यहां पर मोहन क्या है, आपकी संज्ञा है। दूसरा है वह पढ़ रहा है, वह क्या है, यहां पर सर्वनाम है। तीसरा वाक्य ये रहा, वह मोहन पढ़ रहा है, यहां पर आपका वह क्या बन गया, यहां पर आपका जो वह है यह क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। मतलब संज्ञा से पहले संज्ञा के अर्थ में ही इसको प्रयुक्त किया है, मोहन के अर्थ में ही, वह मोहन के अर्थ में प्रयुक्त किया है इसको। तो संज्ञा के पहले उसी के अर्थ में अगर हम कोई सर्वनाम शब्द प्रयुक्त करते हैं तो उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सार्वनामिक विशेषण है ये 2 भेद होते हैं, इसके 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं,
एक है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण जिसमें केवल एक ही सर्वनाम मूल रूप में प्रयुक्त होता है एवं बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आता है। एक ही सर्वनाम है जो मूल रूप से प्रयुक्त हो और संज्ञा से पहले उसका प्रयोग हो। जैसे वह आदमी जा रहा है, यहां पर वह क्या आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जबकि यहां पे देखिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है। इसमें देखिए, जब एक सार्वनामिक विशेषण के साथ संयोजक के रूप में दूसरा सर्वनाम प्रयुक्त हो जाता है। नीचे बताऊंगा कैसे। यहां पर एक सार्वनामिक विशेषण यानी जैसे वह है, इसके साथ संयोजक के रूप में दूसरा सर्वनाम भी प्रयुक्त हो जाए तथा मूल रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यही आदमी है जिसने मोहन को पीटा था, यही और जिसने एक ही बात हो गई, मौलिक रूप में परिवर्तन कर दिया। यही पंखा है जो आवाज कर रहा था या कर रहा है, यही वह मोहन है जो कल बाजार गया था, यही और वह मोहन है जो कल बाजार गया था। तो दो बार प्रयुक्त हो रहा है यहां यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों, यह पहला प्रकार था सार्वनामिक विशेषण। दूसरा विशेषण है गुणवाची विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की दशा, उनके गुण एवं स्वभाव को लक्षित करने वाला शब्द गुणवाची विशेषण कहलाता है। संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द है उनकी दशा, उनके गुण, उनके स्वभाव को जो लक्षित करता है उसको कहते हैं गुणवाची विशेषण। दोस्तों, यह बहुत सारे रूपों के अंदर पाया जाता है और इसके बारे में भी अध्ययन करना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो देखते हैं गुणवाची विशेषण किन किन रूपों में प्रयुक्त होता है। देखिए, जैसे कि गुणवाची की बात करें तो काल संबंधी रूपों में, जैसे प्राचीन, मौसम, मौसमी, नवीन आदि। काल रूपी, काल से संबंध, समझे मित्रों। जैसे हमने जयपुर में प्राचीन दुर्ग देखा, तो ये प्राचीन क्या है, प्राचीन दुर्ग की क्या बता रहा है यहाँ पे विशेषता, प्राचीन है, यानी काल रूपी, काल संबंधी विशेषता बता रहा है। स्थान संबंधी बात करें तो जैसे बाहर, भीतर, ऊंचा, नीचा, गहरा, आड़ा, तिरछा, लंबा, चौड़ा, स्थानीय आदि। जैसे टावर उस घर के बाहर है, उस घर के बाहर है, बाहर क्या आपका स्थान है, स्थानवाची है, तो यह स्थानवाची विशेषता बता रहा है। या कुआं बहुत गहरा है, तो गहरा, गहरा क्या बता रहा है, कुएं की विशेषता बता रहा है कि गहरा है। आकार संबंधी विशेषण देखिए तो जैसे चौकोर, नुकीला, चपटा, पेना, गोल, समान, सुडोल, ये एक आकार को लेकर विशेषताएं बताएंगे। जैसे नुकीली सुई के द्वारा मौन को घायल किया। अब यहां पे नुकीला क्या है, आकार से संबंधित विशेषण है, यह आकार से संबंधित विशेषता बता रहा है, तो ये देखिए नुकीली सुई। रंग संबंधी शब्द जैसे हरा, नीला, पीला, अगर रंग से रिलेटेड कोई शब्द काम में लेकर हम कोई विशेषता बताएं तो वो होगी। इसी के अलावा दशा एवं गुण संबंधी शब्द जैसे रोगी, स्वच्छ, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, पिघला, गाढ़ा, घना, घनी, तरल, पालतू। इसके अलावा उद्यमी, गरीब, धनी, शांत, अशांत, कंगाल, सीधा, टेढ़ा, दुष्ट, भला, बुरा, न्यायी, अन्यायी, दानी, कर्पण, ये सभी दशा व गुण संबंधी क्या है, शब्द है। दोस्तों, ये बताते हैं गुणवाची विशेषण। अब देखिए मित्रों, आगे देखिए, यहां पर कभी कभी संज्ञा शब्द भी विशेषण बन जाते हैं तथा कुछ शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन होने पर वह विशेषण बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो संज्ञा शब्द होता है वो भी क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसके रूप में और बन जाएगा। जैसे गुणवाची विशेषण में सा या सी जोड़कर संज्ञा शब्दों को भी विशेषण बना लिया जाता है। जैसे बड़ा घर बनाया, अब बड़ा घर यहां पे संज्ञा थी लेकिन ये सा लगा दिया, बड़ा सा घर, तो ये क्या बन गया, गुणवाचक। क्या बन गया, गुण, बड़ा सा, विशेषता बता रहा है घर की, बड़ा सा घर बनाया। ऊंची दीवार बनाई, अगर हमने ऊंची दीवार बनाई तो यहां पे संज्ञा बन जाती, लेकिन हमने क्या लगा दिया, सी लगा दी। ऊंची सी दीवार बनाई, ऊंची सी लगाते ये क्या हो जाएगी, गुणवाची विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि नाम नामक रूपी और संबंधी,
इन शब्दों को जोड़कर संज्ञा शब्दों से विशेषण बना लेते हैं। जैसे तृष्णा नदी संज्ञा है, जबकि हमने रूपी इसके साथ लगा दिया, रूपी लगाते ही तृष्णा रूपी नदी, ये क्या बन गया? विशेषण बन गया। विद्यालय कागजात संभाल कर रखना, विद्यालय के कागजात संभाल कर रखना, अगर हमने ये बोला तो एक संज्ञा रहेगा, जबकि विद्यालय संबंधी हमने लगा दिया, संबंधी लगाते ही क्या हो गया? यह विशेषण बन गया, गुणवाची विशेषण दोस्तों। इसी प्रकार देखिए अन्य में देखते हैं तो देखिए सरीका, समान, तुल्य, योग्य आदि शब्दों का प्रयोग करके संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे भरत भाई मिलना कठिन है, लेकिन यहां पर हमने क्या लगा दिया? सरीका, भरत सरीका, यहां पे क्या हो गया? ये गुणवाची विशेषण हो गया। आ मेरे भ्राता है, आ मेरे भ्राता है, इतना तो ठीक है, ये तो एक संज्ञा बनेगा, लेकिन तुल्य जैसे ही यहां पे लगा तो ये क्या बन गया? विशेषण का अर्थ प्रकट करने लग गया दोस्तों। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं विशेषण का। तो तीसरा हमारे सामने आता है संख्यावाची विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द है उनकी अगर संख्या का बोध करा रही तो उसको कहेंगे विशेषण संख्यावाची विशेषण। शब्दों के साथ साथ छोटी संख्या शब्दों में लिखी जाती है। देखिए शब्दों के साथ साथ जो छोटी संख्याएं होती है उनको तो हम शब्दों में लिखेंगे, जबकि बड़ी संख्याएं होगी उनको अंकों के अंदर लिखेंगे। जैसे संवत 2006, यहाँ पे 2006 बड़ी संख्या, तो हमने इसको किस में लिखा है? अंकों में लिखा है। 4 आदमी, 4 क्या है? छोटी संख्या है, इसलिए इसको हमने किस में लिखा है? शब्द। किस में लिखा है? शब्दों के अंदर लिखा है दोस्तों। संख्यावाची जो विशेषण है इसके 2 भेद होते हैं। एक तो निश्चयवाची, जो निश्चित संख्यावाची जिसमें निश्चित मात्रा हो, जैसे 2, 10 आदि, यानी कि वह 10 आदमी, तो 10 एक निश्चित है। अगर मैं बोल दूं वह कुछ आदमी, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। जैसे हजारों, लाखों, कहीं, कुछ, सब, ये क्या है? अनिश्चयवाची संख्यावाची विशेषण है दोस्तों। चौथा जो प्रकार है विशेषण का वो है परिमाणवाची विशेषण दोस्तों। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की मात्रा को अनुमानतः व्यक्त या प्रयोग करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए परिमाण, हमें बताना है कि आज का तापमान कितना है। मैंने बोल दिया आज बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आज जो तापमान है वो बहुत अधिक है, तो वो एक संख्या मैंने नहीं बताई। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि आज 42 डिग्री सेल्सियस क्या है? तापमान है, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक हो गया। जबकि मैंने बोल दिया कि आज बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आज का तापमान बहुत अधिक है, आज का तापमान बहुत अधिक है, बहुत है, तो वहाँ पर बहुत है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। 2 मीटर, 10 किलो, 50 लीटर, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये एक निश्चित संख्या हमें बता रहे हैं, निश्चित परिणाम बता रहे हैं, तो वो हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और बहुत, कुछ, अल्प, जरा सा, थोड़ा, थोड़ा सा, ये होंगे अनिश्चय परिणामवाचक दोस्तों। अब देखिए आगे चल के सबसे बात करते हैं विशेषण। हम पढ़े तो एक चीज होती है प्रविशेषण। क्या होता है ये प्रविशेषण? क्या होता है मित्रों? बहुत कम साथियों को पता है, तो देख लें। इसे अंतर विशेषण भी कहते हैं। पहली बात, प्रविशेषण को ही अंतर विशेषण कहते हैं। कोई शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त होता है तब उसे प्रविशेषण। बहुत जगह जो विशेषता पहले संज्ञा या सर्वनाम की कोई बता रहा है उसकी भी क्या बता दी जाती है? विशेषता बता दी जाती है मित्रों। विशेषण की भी विशेषता बता दें तो उसको कहते हैं प्रविशेषण। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। अब राम की विशेषता है कि वो अच्छा है, लेकिन अच्छा की भी विशेषता क्या बता दी? बहुत अच्छा है, तो यहां पे बहुत क्या है? प्रविशेषण। राम बहुत जोर से हंसता है, हंसता राम है, हंसता है, हंसता की विशेषता बताई जोर से, ये क्या बता दी? जोर से हंसता है, लेकिन इसकी भी विशेषता क्या बता दी? बहुत जोर से, तो ये बहुत क्या हो गया? यहां पे प्रविशेषण हो गया दोस्तों। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण की। वह विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता न बताकर
क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं दोस्तों। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ना बताए, क्रिया की विशेषता बताए, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय के रूप होते हैं। क्रिया विशेषण को किन में सम्मिलित किया जाता है? अव्यय के रूप में, अविकारी शब्दों के रूप में प्रयोग इनको किया जाता है। अतः इनका अध्ययन हम किस में करेंगे? अविकारी में, जो जस्ट 2 मिनट के बाद आपके शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं विशेषण की 3 अवस्थाओं की। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने अच्छा लिख के आया हुआ है तो तीनों अवस्थाएं लिख दूँ। पहली अवस्था जिसको हम मूला अवस्था बोलेंगे, अच्छा। दूसरी अवस्था जो होगी आपकी उत्तरावस्था, जिसका हो जाएगा से अच्छा, यानी 2 से तुलना कर दी। और तीसरी है जो है उत्तमा अवस्था, जिसमें हो जाएगा सबसे अच्छा। अब सबसे अच्छा यानी कि बहुत अधिक से क्या की जा रही है? यहाँ पर तुलना की जा रही है दोस्तों। तो मूला अवस्था जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हो। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम की ही बात कर रहे हैं हम, किसी से तुलना उसकी नहीं कर रहे हैं। मूल अवस्था मूल व्यक्ति के बारे में ही बता रहे हैं कि राम क्या है? अच्छा लड़का है। जबकि देखिए दूसरी है उत्तरावस्था जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनामों की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे हमने यहाँ पे राम अच्छा लड़का है, अब यहाँ पर हम कर देते राम श्याम से अच्छा लड़का है। जैसे मोहन अशोक से श्रेष्ठ है, संजय विजय से श्रेष्ठ है। या मैं लिख दूं राम है जो श्याम से क्या है? श्याम से अच्छा है, श्याम से अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे मैंने 2 से तुलना कर दी। तुलना करते ही उत्तरावस्था हो गई मित्रों। और यहाँ पे आपका जो अच्छा है ये उत्तरावस्था विशेषण का भाग हो जाएगा। तीसरा जो है वो है उत्तमा अवस्था। 2 या अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए। ये इतने व्यक्ति खड़े हैं आपके सामने, इनमें से आप इसको क्या बता रहे हैं? श्रेष्ठ बता रहे हैं। एक को ही क्या बता रहे हैं? अच्छा और श्रेष्ठ बता रहे हैं, तुलना करके सभी की। तो यहां पर उत्तमा अवस्था लागू होगी। जैसे राम सबसे अच्छा है, ये इतने हैं, राम है, श्याम है, हरि है, कृष्ण है, सुरेश है, मुकेश है, रमेश है, और भी बहुत सारे। इनमें से क्या है? राम इन सब से क्या है? अच्छा है। तो यहां पे देखिए सबसे अच्छा, ये क्या? उत्तमा अवस्था होगी विशेषण की। राम कक्षा में श्रेष्ठ छात्र है। अब कक्षा में ये तो है नहीं कि कक्षा में सिर्फ राम है, कक्षा में तो 50 भी 100 भी 200 भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन राम कक्षा में श्रेष्ठ है। अब यहाँ कक्षा में श्रेष्ठ है तो यहाँ पे पूरी कक्षा की तुलना की जा रही है, ना राम की ना 2 की, बल्कि पूरी कक्षा की तुलना की जा रही है। तो श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? उत्तमा अवस्था में लागू हो जाएगा दोस्तों। ये था आपका विशेषण दोस्तों। अब चलते हैं आगे हम अविकारी शब्दों की ओर। और अविकारी शब्दों में है हमारे अव्यय दोस्तों। वे अविकारी शब्द जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, सभी कारकों में एक जैसे रहते हैं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं मित्रों। समझ में आ गया यहां से? आपको यहां से शायद समझ में आ गया होगा। अव्यय किसको कहते हैं? विकारी शब्द क्या थे? जो लिंग वचन काल पुरुष आदि के साथ परिवर्तित हो रहे थे। लेकिन अविकारी जो लिंग पुरुष काल वचन इनके साथ परिवर्तित नहीं रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे पुरुष हो, हमेशा समान स्थिति में प्रयुक्त होंगे। वो ही क्या होंगे? अव्यय होंगे। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। ट्रिक देखिए, क्रिया के संबंध को लेकर समुच्चय विस्मय में फंस गया। क्रिया से क्रिया विशेषण अव्यय, जिनकी हमने बात की थी पहले, क्रिया विशेषण। संबंध से संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय से समुच्चय बोधक अव्यय, और विस्मय से विस्मयादि बोधक अव्यय दोस्तों। चलिए देखते हैं इनके प्रकारों को। सबसे पहले आ रहा है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा आया है? क्रिया विशेषण अव्यय दोस्तों। वे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय होंगे दोस्तों। अब देखिए 4 प्रकार इनके हैं, तो उनकी ट्रिक देख लीजिए। कल परी से मिलना, सभी जाना कल परी से मिलना। कैसे? कल से कालवाचक, कल से कालवाचक। पैसे
परिमाणवाचक, री से रीतिवाचक और से स्थानवाचक। ये चार। कल परी से मिलना ट्रिक है। क्रिया विशेषण अव्यय के भागों की बात करें। अब चलिए मित्रों इन चारों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो ये रहे। सबसे पहले देखिए स्थान बोधक अव्यय कौन सा है? स्थान बोधक अव्यय है। स्थान 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 मतलब कहाँ। अगर आप यहाँ पर कहाँ का प्रश्न बनाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। कहाँ भीतर, कहाँ बाहर, कहाँ ऊपर, कहाँ नीचे, कहाँ यहाँ, कहाँ वहाँ, कहाँ दाएं, कहाँ बाएं, प्रश्न के रूप में उत्तर मिल रहा है स्थान बोधक का। तो क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भाग है स्थान बोधक, जहाँ पर भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, इधर उधर ये शब्द आपको दिखाई दे। जहाँ पर कहाँ प्रश्न का उत्तर आपको मिले तो वहाँ पर स्थान बोधक होगा। काल बोधक, काल के लिए आपको प्रश्न बनाना है कब से। किससे? कब से। देखिए कब तुरंत, कब अभी, कब तभी, कब तब, कब जब, कब आज, कब कल, कब रात भर। समझे मित्रों? कल, आजकल, कई, कल क्या, कब, कई बार, कब प्रतिदिन, कब प्रतिपल, कब बार बार, कब हर बार। यह सभी काल बोधक है, यानी काल का बोध में करवा रहे हैं। तीसरा है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक देखिए खूब, बहुत, अत्यंत, अधिक, तमाम, लगभग, कुछ, थोड़ा, जितना, कितना, बढ़कर, यथाक्रम, एक एक कर, क्रम से, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, क्रमशः। ये सब क्या परिमाण का बोध करा रहे हैं दोस्तों। और चौथा है रीतिवाचक। ये 7 प्रकार का होता है। तो क्रिया विशेषण के 3 भेद स्थान बोधक, काल बोधक, परिमाण बोधक, ये तो हमने देख लिए। अब चलते हैं रीति बोधक की ओर। ये 7 प्रकार का जो आपकी स्क्रीन पे। पहला है निश्चय बोधक, जहां पर निश्चितता का बोध हो, जैसे अवश्य, जरूर, बेशक, सही, सचमुच, यथार्थ। जहां पर क्या हो? निश्चय यानी निश्चितता का बोध हो। अनिश्चय बोधक, जहां पर अनिश्चितता का बोध हो, यथासंभव, कदाचित, शायद, सही, सचमुच, सॉरी सही नहीं, शायद, यत्किंचित, ये सभी क्या है? अनिश्चित बोधक है। स्वीकार बोधक यानी स्वीकारना, सच, जी, हाँ, ये क्या? स्वीकार बोधक है। निषेध बोधक यानी लगभग मना कर देना, मत, नहीं, न, ना, नहीं, ये निषेध बोधक है। कारण बोधक क्यों, काहे का, किस लिए, कैसे, इसलिए, यानी कारण जानना, कारण जानने से रिलेटेड ये। अवधारणा बोधक सा, तक, बर, मात्र, भी, हो, ही, तो। राम भी जाएगा, राम ही बाजार जाएगा, राम भी जाएगा। अवधारणा है कि राम भी जाएगा, राम ही बाजार जाएगा, और कोई नहीं, राम ही बाजार जाएगा सिर्फ। रात, यहां पे देखिए रात भर तक आएगा, रात भर, रात को आएगा नहीं, रात भर तक आएगा। तो यह उदाहरण बोधक है। और प्रकार बोधक, प्रकार बोधक में देखिए अचानक, धीरे धीरे, स्वयं, स्वतः, यथाशक्ति, ऐसे, वैसे, तैसे, यथा, तथा, सहसा, अनायास, वृत्त यानी व्यर्थ, सहज, साक्षात, होले होले, पैदल, मन से, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, दयापूर्वक, संदेह, सुखेन, हंसकर, पढ़कर, झट से, अकस्मात, येन केन, प्रकारण्य, ये सभी होते हैं प्रकार। किस प्रकार से दोस्तों? ये किसका भेद होता है आपके? ये होता है आपके क्रिया विशेषण अव्यय का भेद दोस्तों। ये हम देख रहे थे क्रिया विशेषण के बारे में। अब हम आगे चलेंगे। 2 नंबर का जो हमारे अव्यय का भेद होगा वो होगा संबंध बोधक अव्यय दोस्तों। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय जो संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़कर एक शब्द का दूसरे शब्द से अथवा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं। संबंध का नाम पता चल जाएगा। अव्यय होंगे मित्रों और संज्ञा शब्दों के बाद में जुड़ेंगे और एक शब्द का दूसरे शब्द या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ेंगे। अब मित्रों संबंध बोधक अव्यय ये 10 प्रकार के होते हैं। देखिए ये रहे 10 प्रकार आपके, ये रहे 10 प्रकार। कालवाची के अंदर देखिए पूर्व, पहले, बाद, अनंतर, के बाद, पश्च, उपरांत। स्थानवाची में सामने, समीप, बीच में, भीतर, नीचे, बीच, निकट। दिशावाची में आसपास, की ओर, की तरफ, के प्रति, के पार।
सादृश्य या समानतावादी में सा, समान, जैसा, योग्य, भांति, तरह, नायक। तुलनावाची में बजाय, मुकाबले, अपेक्षा। साधनवाची में जरिए, मार्फत, द्वारा, सहारे, जवानी। हेतुवाची यानी कारणवाची, हेतु, चलते, लिए, निमित्त, वास्ते, खातिर। विनिमयवाची के अंदर अवेज, के बदले। विरोधावाची में विरुद्ध, विपरीत, उल्टे, खिलाफ। और सहचरवाची में अधीन, स्वाधीन, वश, पूर्वक, समेत, सहित, साथ, पंग। ये सभी क्या आपके, ये सभी के सभी है जो आपके हैं मित्रों संबंध बोधक अव्यय है दोस्तों। ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। अब तीसरा जो अव्यय का भेद है वो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। वे अव्यय जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए, और, तथा, फिर, पुनः, इसलिए, मानो आदि। जैसे या तो राम बाजार जाएगा या मैं जाऊंगा, यहां पर या तो या, ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध है जो जोड़ रहे हैं। न तो राम बाजार जाएगा न श्याम, न तो राम बाजार जाएगा और न श्याम बाजार जाएगा, तो न तो न एक दूसरे वाक्य का संबंध जोड़ रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं अव्यय का चौथा भेद देख लेते हैं, और चौथा भेद है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय जो वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं तथा वाक्य के भाव को वाक्य के पूर्व में प्रकट कर देते हैं। वाक्य का जो भाव है उसको वाक्य के पूर्व में क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। आगे वाक्य कुछ भी हो लेकिन उसका अर्थ आपको पहला जो विस्मयादि बोधक शब्द होगा उसके साथ ही आपको मिल जाएगा। इन अव्यय को वाक्य रचना में योगदान नहीं होता है, वाक्य में इनका कोई योगदान नहीं है, फिर भी क्या इंपॉर्टेंट है, हे राम, यहां से आपको पता चल जाएगा। हे तो मतलब किसके लिए ये प्रयुक्त हो रहा है दोस्तों, संबोधन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, आगे कुछ भी हो दोस्तों। अब देखिए विस्मयादि बोधक कौन कौन से हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद निम्न प्रकार से हैं। पहला है हर्ष बोधक, जैसे देखें हा हा, आहा, धन्य, धन्य, वाह, वाह, ये क्या है, हर्ष बोधक है। शोक बोधक, हाय, वाह, बाप रे। आगे देखिए ये चिन्ह जरूर लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह इनके साथ। आश्चर्य बोधक, ओहो, ए, क्या है, ये क्या है आपके विस्मयादि आश्चर्य बोधक है। अनुमोदन बोधक, शाबाश, अच्छा, हाँ। तिरस्कार बोधक, छी, हट, दूर, दिक। स्वीकार बोधक, ठीक, जी, जी हाँ। संबोधन बोधक, अरे, ओ, हे, अरे, ए जी, ओ जी। चेतावनी बोधक, खबरदार, सावधान। और इच्छा बोधक, खास, हाय। ये क्या आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ये थी आज की हमारी क्लास विकारी और अविकारी शब्दों की। अब मित्रों अगर आपने ये पूरी क्लास एंड तक अटेंड कर ली है और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो पीडीएफ में आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण की संपूर्ण हिंदी व्याकरण की। आप बस ये कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी है। आप एक क्लास में संपूर्ण मैटर, अगर आप बाकी क्लास अटेंड करोगे 4-4 घंटों की ये क्लासें आपको मिलेगी दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।